सबसे पहली बात तो आप ये चीज़ अंतर करना समझो कि आतंकवाद, ठीक है, और नक्सलवाद में क्या अंतर होता है। पहले सबसे पहला डिफरेंस ये ज़रूरी है समझना। देखो नक्सलवाद जो होता है ना, देखो नक्सलवाद उसके मीनिंग में ही है। आतंक, देखो ध्यान समझना, आतंक, आतंक का मतलब होता है भय, डर का माहौल पैदा करना, मतलब जनरेट करना। जैसे अभी पहलगाम हुआ, उसमें क्या किया गया, हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, ठीक है। मोदी को बता देना ये क्या है, ताकि एक पूरे देश में भय और डर का माहौल पैदा हो जाए कि कहीं पे जाएंगे आतंकवादी उसके मार देंगे। आतंक का मतलब ये होता है, ठीक है। पहली बात ये चीज़ समझो। और जिस भी चीज़ के पीछे वाद लिख जाता है ना, वाद, वो एक विचारधारा बन जाती है। फिर ये चीज़ ध्यान से समझना है, एक चीज़, ठीक। वाद कहीं पे भी लिखा है, समाजवाद, पूंजीवाद, वो एक विचारधारा है। तो आतंक का मतलब भय या डर जो पैदा करना, ठीक है, उसके लिए एक विचारधारा काम करना फिर, ठीक है। वो फिर चाहे फिर किसी भी आधार जा सकती है, वो धार्मिक भी हो सकती है। एक सबसे बड़ा जो नक्सलवाद है, इसमें अंतर होता है ना, याद रखना, नक्सलवाद में कोई धर्म नहीं होता आधार, ये चीज़ याद रखना। परंतु यहाँ पे धर्म आधार होती है आतंकवाद में। अब ये माइंड सेट मत बना लेना कि हाँ सर मुस्लिम ही तो आतंकवादी होते हैं, ये गलत है, ये चीज़ याद रखना। आतंकवादी कोई भी हो सकता है जो भय पैदा करना चाहता है। अब एक चीज़ ध्यान से समझना ना, जब जैसे अभी देखो क्या होता है, जब रिजीम चेंज हो जाती है ना, शासन चेंज हो जाता है, जैसे पहले भगत सिंह थे, सब आतंकवादी थे। अब आप लोगों को लगेगा सर ये तो आज स्वतंत्रता सेनानी, आप ऐसा कैसे बोल रहे हो। परंतु ये अंग्रेजी शासन में क्या कर रहे थे, ये भय तो पैदा कर रहे थे ना। याद करो कि वो कहाँ पे, संसद में कहीं पे बम फेंके थे, दिल्ली विल्ली में कहीं पे, याद करो। यस बट केशव दत्त ने, हाँ असेंबली में, मतलब समझ रहे हो ना। तो उसका उन्होंने खुद ही क्या बोला था कि हमें भय पैदा करना चाहते हैं, मतलब समझ रहे हो ना। फिर याद करो कि जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में वो मार भी देते हैं, शायद किसी को एक को मारते हैं, ठीक है। उसमें उसकी फैमिली वैमिली ख़त्म हो जाती है। अब आप पहले तो ये चीज़ समझो कि हाँ सैंडर्स को मारते हैं, हाँ सैंडर्स की हत्या करते हैं वो। तो मतलब कि आतंकवाद जो होता है, अब जो उस टाइम जब भगत सिंह थे, सब थे आतंकवादी थे अंग्रेजी शासन काल के दौरान, क्योंकि ये भी क्या चाह रहे थे, भय पैदा करना चाह रहे थे। कहीं भी लूटपाट कर लेते थे, ठीक है, ट्रेन को उड़ा देते थे, ठीक है, ऐसा करते थे। तो आजकल आतंकवादी क्या करते हैं, वो भी तो यही काम करते हैं ना आजकल, ठीक है। तो सबसे पहली बात होती है भय पैदा करना, डर पैदा करना, माहौल ऐसा पैदा करना कि आप चीज़ों से डरो, ठीक है। नक्सलवाद में क्या होता है, ध्यान समझना, नक्सल, अब ये एक अलग चीज़ है। यहाँ पे पहली बात एक धर्म आधार हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है, एक कारण हो सकता है धर्म, याद रखना। पर नक्सल में धर्म नहीं होता, पहली बात ये चीज़ याद रखना। वहाँ पे धर्म के आधार पे लोगों को मारा नहीं जाता, जैसे यहाँ पे मारा गया अभी आतंकवादी, ठीक है। अब जहाँ पे भी अब ऐसा नहीं है कि देखो अपन क्या, थोड़ा भारत और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ही आतंकवादियों को देखते हैं, पर ऐसा नहीं है। आतंकवादी हर जगह हर तरीके से पाए जाते हैं। उनका जो मेन उद्देश्य होता है भय और डर का माहौल पैदा करना होता है, वो चीज़ होती है। नक्सल क्या होता है कि आप क्या करते हो, इसमें ध्यान समझना। नक्सल में एक तो होता है आपका शकल के आधार पर, जैसे होता है ना कि यार ये तो नॉर्थ ईस्ट के हैं, मतलब समझ रहे हो। एक तो प्रजाति भी, मतलब भेदभाव करना आप, या नस्ल के आधार पर भेदभाव करना, ठीक है, प्रजाति नस्ल वो एक ही हो गया। दूसरा रंग भेद के आधार पर करना, ठीक है, ये गरीब है, अरीब है, काला है, गोरा है, पिछड़ा होगा, ये है, उसके आधार पे जब आप इस तरीके का भेदभाव उत्पन्न करते हो, उसके कारण जो रोष पैदा होता है, विचारधारा पनपती है, आर्थिक आधार पर भी हो सकता है, सामाजिक, राजनीतिक, रंग रूप, ये किसी, नक्सलवाद याद रखना किसी भी रूप में हो सकता है। मतलब उसका ऐसा नहीं है कि भाई कि याद रखना धर्म नहीं होगा बस उसमें, और सब कुछ होगा। जहाँ पे भी वंचना का अभाव होगा, वो किसी भी वंचना, याद रखना, किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस याद रखना। जब तक आप ये चीज़ें अंतर नहीं करोगे तब तो, नहीं तो फिर वही गलती हो जाएगी। इसीलिए कभी भी याद रखना कि जब भी इंटरनल सिक्योरिटी में कभी भी आर्मी नहीं उतारेंगे अपन नक्सलियों के खिलाफ, ठीक है। सीआरपीएफ ये सब उतर, अपन आर्मी नहीं, आर्मी आतंकवाद के खिलाफ जरूर उतर सकती है, पर नक्सलियों के खिलाफ कभी नहीं उतरेगी, ये चीज़ याद रखना। तो पहली बात, आतंकवाद विदेशी राज्यों और गैर राज्यकर्ताओं की भूमि। अब देखो पहली बात, कुछ राज्य होते हैं तो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे पाकिस्तान, ठीक है। गैर राज्यकर्ता कौन कौन से हो गए, आईएसआई हो गया, ठीक है,
जैसे मोहम्मद के जैसे संगठन ये गैर राज्यकर्ता भूमिका होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, दोनों चीज़ होती है। अब देखो आतंकवाद की क्या डेफिनेशन है। आतंकवाद राजनीतिक, देखो राजनीतिक आधार पर भी हो सकता है। राजनीतिक आधार पर कैसे, ध्यान से समझना। जैसे कि जम्मू कश्मीर हमें चाहिए, इसके आधार पर ही तो आतंकवाद फैलाया जा रहा है। धार्मिक आधार पर तो वो है ही हिंदू मुस्लिम, ठीक है। वैचारिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा के सुनियोजित, ध्यान समझना, हिंसा, इसमें हिंसा सबसे मेन, सुनियोजित तरीका, एकदम प्लान वे से होता है, संगठित ऑर्गेनाइज रहता है और व्यवस्थित प्रयोग को आतंकवाद कहते हैं। ये चीज़ याद रखना। और अपन जब नक्सलवाद की जब डेफिनेशन पढ़े थे तो उसमें वंचना थी, वंचना के कारण जब लोग हथियार उठा लेते हैं तब याद रखना वो नक्सलवाद बनता है। परंतु यहाँ पे ध्यान देना, राजनीतिक उद्देश्य होते हैं इनके, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा के सुनियोजित, संगठित और व्यवस्थित प्रयोग को आतंकवाद कहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, विदेशी राज्यकर्ताओं द्वारा आतंकवाद, जिसमें पाकिस्तान एग्जाम्पल, ईरान मतलब जैसे यूएसए मानता है कि ये सपोर्ट करता है। गैर राज्यकर्ताओं द्वारा आतंकवाद, लश्कर तैयबा, ISI, ये सारे हो गए, जैसे मोहम्मद का जो संगठन है, ये सब सारी चीज़ें आएगी इसमें। अब अपन पहले देखेंगे भाई इनके कार्य, वर्क, फंक्शन कैसे करते हैं, उद्देश्य क्या होता है इनका, ठीक है। तो आतंकवाद के जरिए भारत में हिंसा फैलाना, ठीक है। अब ये वो हिंसा तो कहीं पे भी, नकली भारतीय मुद्रा व अन्य साधनों से भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना, ये चीज़ भी याद रखना, ताकि इनस्टेबल करना, ठीक है। भारत में सभी प्रकार के आतंकवादियों को हथियारों और विस्फोटकों की सामग्री को आपूर्ति करना। अभी जैसे मैंने बोला था ना उस दिन कि नक्सलवाद और आतंकवाद जब मिल जाता तो बहुत खतरनाक रूप धारण कर लेता, तब ये सारी चीज़ें होती। भारत के भीतर सरकार विरोधी कार्य कर रहे ग्रुपों को फायदा उठाने के लिए इन्हें वित्तीय, रसद और सैन्य सहायता प्रदान करना। तो कौन करता है भारत के सरकार के खिलाफ विरोधी कार्य? कोई NGO करती है, नक्सलवादी करते हैं, समझ में आया, तो उनको ये हेल्प करते हैं। इस्लामी कट्टरपंथियों गतिविधियों को प्रचार प्रसार करना, याद करो, जैसे माइंड वॉश करना, ठीक है। मतलब कि यहाँ मुस्लिमों को मारा जा रहा है, अब तो तुम्हारा खून उबलना चाहिए मतलब समझ रहे हो ना, इस तरीके से माइंड वॉश किया जाता है। देखो मोदी क्या बोल रहा है, वो भगवा धारण कर रहा है, अब तुम मुस्लिम हो, तुम्हारा कहाँ गया, मतलब समझ, मतलब कहने का मतलब इस तरीके से माइंड वॉश किया जाता है। और वो ऐसा नहीं है, जैसे RSS वाले लोग भी तो क्या करते हैं, वो भी तो माइंड वॉश ही करते हैं ना। देखो हिंदू तुम्हारा धर्म संकट में है वो भी तो हिंसा ही है ना, जो मॉब लिंचिंग हो रही है, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, तो वो भी यही है ना, विचारधारा की बात है। देश का विभाजित और कमज़ोर करने के लिए भारत में सांप्रदायिक घृणा और हिंसा फैलाना, ये चीज़ याद रखना। भाई भारत में आतंकवाद की श्रेणियाँ क्या क्या है? भीतरी आतंकवाद है, जम्मू कश्मीर का आतंकवाद है, पूर्वोत्तर विद्रोह है, वामपंथ उग्रवाद है, और पंजाब में खालिस्तान आंदोलन। ये चीज़ें पाँचों पॉइंट याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन मोस्टली जो है ना आतंकवाद को मोस्टली इन दोनों तरीके से ही देखते हैं। ये तो देखते नहीं, पूर्वोत्तर विद्रोह वाला, वामपंथ उग्रवाद, पंजाब में खालिस्तान आंदोलन, इस तरीके से देखते ही नहीं है अपन। सक्रिय आतंकवादी संगठन ये कितना काम का नहीं, पर फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। लश्कर तैयबा है, जैसे मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, अलकायदा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सिमी है, HCG है, इंडियन मुजाहिदीन है, शिल्पा शेल, ISI है, लोन वुल्फ अटैक है। लोन वुल्फ अटैक में आज के लिए क्या करते हैं, आदमी कोई बम बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं। साइबर उग्रवाद है, रेडिकलाइजेशन है। रेडिकलाइजेशन होता है कि एक थॉट ऑफ प्रोसीजर तैयार कर देना इस समूह के प्रति। जैसे अभी होता है ना कि याद करो जब लॉकडाउन में ऐसा हुआ था कि BJP, मतलब क्या ही करोगे, सरकारें ऐसी होती है, BJP हो जो भी हो, कि मतलब उस टाइप सोशल मीडिया में देखो क्या फैला था कि भाई जो मोमडन है इनसे मत खरीदो, सामान जो है मत खरीदो, ये कोरोना फैला रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना कितना, मतलब तो ये रेडिकलाइज कर देना किसी चीज़ के प्रति, किसी धर्म विशेष के प्रति, मतलब आपका अलग ही माइंडसेट तैयार कर देना। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, प्रतिक्रियावादी, दक्षिणवादी, आतंकवादी, ठीक है। आतंकवाद के विभिन्न प्रकार भी होते हैं। एथनो मतलब राष्ट्रीय आतंकवाद, लिट्टे, जैसे याद करो श्रीलंका में था ये, मतलब श्रीलंका के खिलाफ ही खड़ा हो गया था। धार्मिक आतंकवाद जैसे तालिबान का है, याद करो जो अफगानिस्तान पे उसने कब्जा ही कर लिया आखिर में। वैचारिक आतंकवाद, नाजीवाद, याद करो अपना कौन, हिटलर। राज्य प्रायोजित आतंकवाद, पाकिस्तान द्वारा। नार्को आतंकवाद, ये UPSC ने अब की बार पूछा था 2024 में। देखो फिर बता रहा हूँ, ये एक एक पॉइंट मेंशन है। मादक पदार्थ, ड्रग्स का डिलीवरी करना। पर्यावरण आतंकवाद, इसके लिए इसमें मेगा पाटेकर का बोला जाता है कि उसने ज़बरदस्ती वो सरकारी योजनाओं का विरोध किया, पर जो भी है तो उसको भी बोला जाता है पर्यावरण आतंकवाद। मतलब जब पर्यावरण को बहुत ज़्यादा चिंता करने लग जाए लोग और उसके कारण विकास नहीं होने दे, ठीक है।
साइबर आतंकवाद, तो साइबर फ्रॉड आजकल देख ही रहे हो, आत्मघाती आतंकवाद, तो ये चीज़ याद रखना कि ये अभी चल रहा है। ये कौन सा पुलवामा अटैक, इसका एग्जांपल लिख लो, पुलवामा अटैक। तो वहाँ पे क्या हुआ, देखो 2 गाड़ी चला के आए, RDX भर के लाए, खुद भी मर गए, साथ में लोगों को मार दिए। वैचारिक आतंकवाद 2 प्रकार का होता है, वामपंथी आतंकवाद जो माओवाद जो नक्सलवाद है, दक्षिणपंथी नाजीवाद फांसीवाद, ठीक है, या RSS वाला भी बोल सकते हैं इसमें, मतलब लिखना मत, तो मैं बता रहा हूँ। भारत में इस्लामिक आतंकवाद नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये बहुत अच्छे पॉइंट है ये, यहाँ थोड़ा याद रखना, क्योंकि साझी विरासत रही है, सांस्कृतिक सोचो, अपना कल्चर सोचो, अपनी मस्जिदें भी है, सब कुछ यहीं पे है। सोचो कितने बड़े बड़े जो जैसे हजरत निजामुद्दीन औलिया है, उनकी दरगाह है यहाँ पे, मतलब समझे, इतने बड़े बड़े लोगों की दरगाह है, सब कुछ है, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। भारत तो कंपोजिटिव कल्चर है भाई, एंड वही है नेता और राजनीतिक के कारण खराब कर दिया। सर्वाधिक जनसंख्या है मुस्लिमों की, सोचो भारत में। सूफी परंपरा रही है, सूफी परंपरा मतलब जो प्रेम सौहार्द इनको आगे बढ़ाते हैं भाई, वो परंपरा वाला देश रहा है भारत। समान अधिकार है सबको, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राइट मिलते हैं। सोचो मुस्लिमों को मुस्लिमों को समान अधिकार मिलता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत, तो समझ बात है, यहाँ तो चिंता होनी नहीं चाहिए, पर सोचो फिर भी चिंताएं हैं। ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं मिलेगा नहीं ये पॉइंट आपको। इस्लामिक आतंकवाद के कारण क्या है, सैद्धांतिक क्या है, सामी चरित्र है, विकृत व्याख्या, धर्म की सीमित समझ होती है, पिछड़ापन है, अशिक्षा है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है आराम से, असफल राष्ट्र है, लोकतंत्र नहीं है वहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सभ्यताओं का संघर्ष है, मतलब वही ईसाई और मुस्लिमों के बीच में जो युद्ध होता है, इसलिए यह हमेशा जो है, देखो कभी हमेशा एक चीज़ याद रखना रहे, याद करो कि 7 डे वार चला था, मतलब मिडिल ईस्ट एशिया में बहुत खतरनाक चला था, 7 सालों तक चला था, 7 ईयर। तो उसमें क्या था, ईसाई और इसके बीच में तो था, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, इसलिए ये हमेशा उसके विरोधी रहते हैं, मतलब ईसाइयों के प्रति इनको ऐसा लगता है कि हमारे धर्म को ख़त्म कर देंगे, ये सारी चीज़ें रहती है। अब भाई आतंकवाद फेल क्यों रहा है, सबसे पहले बात तो सामाजिक आर्थिक कारण ही है भाई, सब ऐसी बात है, लोग गरीब रहेंगे। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, हाँ अब मैं बताता हूँ वो पॉइंट जो मैं बोल रहा था ना, कि तुम लोगों के मन में नहीं आता है कि विचार आतंकवादी बनने का। अभी देखना, अभी आपके लोगों के भी सोचो आपके परिवार की सामाजिक आर्थिक कंडीशन बहुत ख़राब है, आपके साथ दलितों के साथ जैसा आपके साथ भेदभाव होता है, ठीक है, आपको अपनी धर्म के अनुसार जो है मतलब मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है, ठीक है, आप आतंकवादी कैसे नहीं बनोगे। अभी देखना, अभी मैं बनाता हूँ आप लोगों को आतंकवादी मतलब समझो, ये चीज़ समझने में ईजी रहेगा आपको। सोचो आपके साथ सामाजिक भेदभाव हो रहा है, धार्मिक आधार पर भेदभाव हो रहा है, आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास, ठीक है, राजनीतिक रूप से आपके साथ जो है गलत हो रहा है, गरीब हो, अशिक्षित हो, सामाजिक असमानता है, मतलब वही है कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है। अब सोचो कि आपके पास 2 ही ऑप्शन है, कैसे तो मर जाओ या फिर आतंकवाद को अपना लो, उससे आपको रोजी रोटी मिल जाएगा। अब तो मुझे बताइए आप क्या करोगे। अरे भाई आतंकवादी कोई खुशी से नहीं बनता है, हाँ आ जाओ मुझे दे दो। देखो जो बड़े बड़े लीडर होते हैं ना, देखो एक चीज़ याद रखना, 2 तरीके के होते हैं, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि देखो फॉलोवर्स है ना, बहुत लोग होते हैं, जैसे अभी बागा बागेश्वर धाम है, उसे करोड़ों फॉलोवर्स होंगे, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, पर बागा बागेश्वर जो बोल रहे हैं वो सब कर रहे हैं। तो आतंकवादियों के जो लीडर होते हैं ना, वो कभी अपनी जान नहीं देना चाहेंगे, उनका एक निहित उद्देश्य होता है, और जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे मान के चलो भारत में अशांति फैलाना, डर का माहौल पैदा करना, हिंदू मुस्लिम झगड़े फैलाना, उनका उद्देश्य है। तो वो तो कभी मरने आएगा नहीं यहाँ पे, ये चीज़ हमेशा याद रखना। कोई लीडर इसीलिए मरने आता है, लीडर गाइड करता है लोगों को मारने के लिए, जैसे हिटलर था, ये सब चीज़ें। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब वो ऐसे व्यक्तियों को खोजेगा, भाई कौन मर सकता है मेरे लिए, तो सबसे पहले वो सहारा किस चीज़ का लेगा, धर्म का सहारा लेगा, कि देखो तुम्हारे धर्म को इन लोगों ने ये कर दिया है, अपने धर्म के भाइयों को वहाँ पे जीने नहीं दिया जा रहा, सांस भी लेने नहीं दिया जा रहा है, तुम्हारा खून क्यों नहीं उखल रहा है, मतलब समझ रहे हो ना। तो पहले तो ब्रेन वॉश करना धार्मिक आधार पर। दूसरी, अब कोई व्यक्ति धार्मिक आधार पर कैसे हो जाएगा, जब तक उसकी भाई सबाई बात है, अगर एजुकेटेड नहीं रहेगा तो होगा ही, सबाई सी बात है। भारत में पढ़े लिखे भी गंवार है, तो समझो कि बेचारे पाकिस्तान में जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं, कसाब जैसे कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा था, उसके घर में कोई रोज़गार रोटी कुछ साधन नहीं था, तो आखिर में उसको अपनाना पड़ा, उसमें क्या है, उसको लेके गया कि हाँ तुम्हें वहाँ पर रोज़गार मिलेगा, ये है वो है। मैं वही बता रहा हूँ कि जब नक्सलवाद में तो ऐसा ही हो रहा है ना आजकल, एकदम रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, भर्ती होती है, सबका जो होता है पैसा मिलता है, सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। आजकल लोग गया विचारधारा के आधार पर लड़ने वाले लोग,
आजकल रोजी रोटी के लिए लड़ने वाले आतंकवादी हो नक्सलवादी हो, सब रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी है देश में भाई, क्या ही करोगे आप। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि विचारधारा वाले लोग नहीं हैं अब लोग हैं कि जो धर्म के आधार पर या जो अपने पेट की भूख के लिए लोग मरना चाह रहे, कोई नहीं यार मैं मर जाऊंगा एटलीस्ट मेरे परिवार का तो सेटलमेंट हो जाएगा। अरे जैसे मैं बताता हूँ ये चीज़ ध्यान समझना, जब आर्मी में जाते हैं ना मोस्टली लोग अब ये बात बोलनी नहीं चाहिए परंतु हकीकत है ये, मतलब ठीक है, कोई देखो कुछ लोग होते हैं मैं मानता हूँ कि इच्छा से जाते हैं कि हाँ मर भी जाएंगे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कुछ लोग होते हैं, पर मेजोरिटी लोग क्यों जाते हैं भाई, जिनका मान के जो जॉब लगी नहीं रहा, या मान के चलो कि जॉब भाई सभी बात है, मुझे पता है कि मैं और कोई जॉब नहीं ले सकता, मैं यही जॉब ले लूँ, आर्मी का जॉब ले लूँ। हकीकत बात तो यही है ना। अगर सोचो कि अगर मरना अगर इतना ही अच्छा होता तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग क्यों नहीं जा रहे आर्मी में। मोस्टली देखो ना कौन जाता है आर्मी में, बेचारे जो गरीब होते हैं, जिनका स्थिति मतलब ठीक है, कुछ परिवारों का रहता है कि हाँ बलिदान, पर देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि माइंड सेट तो ये रहता है ना आखिर में सिक्योरिटी है कि हाँ मैं मर भी जाऊँगा तो यार सरकारी तरफ से पेंशन मिल जाएगी, मेरा परिवार सेटल हो जाएगा, ये रहता है ना। मुझे बताओ तब, मुझे बताओ कि कोई आर्मी का जवान तब मरने जा रहा है, उसको सैलरी भी मत दो, उसके भविष्य में उसके लिए तरफ से कुछ भी नहीं हो, तब कोई मरने को तैयार हो, तब मुझे बताओ, मतलब यही कोई नहीं जाएगा। वही मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें समझो। जब तक आप लोगों को ऐसा लगेगा ना, फिर जब तक आप ये डिफरेंट पैदा करोगे आतंकवादी, भाई आतंकवादी एक तरीके से मान के चलो कि वो सेना का ही अधिकारी है उधर उन तरफ से, बस वही है कि उसका वही उद्देश्य वही होता है। जैसे आतंकवादी इधर जैसे मान के चलो सेना के लोग क्या होते हैं, वो देश को बचाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम धर्म को बचा रहे हैं, कारण यही होता है और क्या होता है। कोई आदमी मरना क्यों चाहता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है तभी तो मरना चाहता है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब यही चीज़ समझो कि आतंकवादी और जो सेना के लोग होते हैं उद्देश्य यही है उनका। सेना का उद्देश्य क्या होता है कि लोगों की रक्षा करना, ठीक है, देश पे कोई आक्रमण ना हो। उनका क्या उद्देश्य होता है कि हमारे धर्म की रक्षा नहीं हो रही, हमें इसलिए मारना है लोगों को, ठीक है, हमारी रोजी रोटी चल नहीं रही है। तो वो सारी चीज़ें रहती है, हमेशा याद रखना। आतंकवादियों को नई तकनीकी उपलब्धता, ठीक है, तो सभी सी बात है, ये तो तुम्हें पता है कि बहुत बड़े बड़े जैसे अमेरिका इसमें सबसे बड़ा योगदान है वो यही करता है, वापिस से देखना पाकिस्तान कठपुतली की तरह प्रयोग करेगा वो। आतंकवादियों के निशाने पर देश भर में फैलाव, ठीक है, संचार की आधुनिक तकनीकों और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने घृणित विचारधारा के प्रसार में आतंकवादियों द्वारा उपयोग, ये यूट्यूब के द्वारा केरल में है ना, पढ़े लिखे इंजीनियर लोग सोचो ISI ज्वाइन कर रहे हैं ओनली यूट्यूब के द्वारा। मानसिकता मतलब समझ रहे हो ना क्या, देखिए मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड आजकल मैं तरीका बताता हूँ। जैसे PUBG गेम इंडिया में क्यों बैन किया गया, उसमें क्या, मैंने ये नहीं हकीकत बता रहा हूँ, जिनको PUBG गेम पसंद था ना कैसे, तो वो लड़ाकू है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसे ना एक आपका माइंड सेट पता लगता है। तो जैसे मेरे भी रिलेटिव तो PUBG बहुत गेम ज़्यादा पसंद करते हैं, जब PUBG गेम बंद हुआ तो बहुत दिमाग ख़राब हुआ, पर वो फिर अभी आर्मी में चला गया, तो ये तो चलो उसका पॉजिटिव यूटिलाइजेशन हो गया, चलो आर्मी में चला गया, ठीक है, तो बढ़िया बात है, वहाँ जाके असली PUBG खेलो परंतु सोचो कि जो लोग हिंसक है, हिंसक मानसिकता है, ठीक है, सोचो गेम में जब खेलते हैं गाली गलौज सब कुछ होता है, मतलब मारने का उतना वो जुनून होता है, तो ऐसे क्या ना लोग ट्रैक करते हैं कि भाई उस मतलब माइंडसेट समझो कि कितने लोग हैं जो PUBG खेल रहे हैं, कितने लोग, चलो ठीक है कुछ लोग जॉब में चले जाएंगे, पर कुछ लोग तो रहेंगे ना जो बेरोजगार रहेंगे और परेशान है घर वालों से सबसे। तो ऐसे लोगों को फिर माइंड वॉश करके ISI इनमें ज्वाइन करवाया जा रहा है। सोचो इतना बड़ा लेवल पे माइंड गेम चलता है, इसलिए तो फिर सरकार ने बंद करवाया वो चीज़। समाज में बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधनों के कारण सहनशीलता की कमी है, तो वही है कि भाई पैसे नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर वही अमेरिका नीति, अमेरिका हमेशा हमेशा एक दूसरे को टैकल करने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देता है। वही अफगानिस्तान में आतंकवाद फैला है, क्योंकि उस टाइम रशिया को नहीं चाह रहा था कि रशिया अफगानिस्तान पे कंट्रोल कर ले, और आज देखो तालिबान वही जाके बैठा है तेल कूटनीति, उस टाइम मिडिल एशिया में अमेरिका को तेल वेल चाहिए था, इसलिए सोचो वहाँ पे युद्ध करवा दिया, शीत युद्ध, चीन, ठीक है, रूस के प्रति संतुलित आतंकवादी संगठन ISI, अलकायदा, हथियार कूटनीति, लोकतंत्र का नाम पे हमला, ये अमेरिका करता है, ये चीज़ याद रखना। बढ़ता वैश्वीकरण, वैश्वीकरण से क्या होता है कि उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, उपभोक्तावाद जब बढ़ता है तो लोगों को लगता है कि यार उसके पास इतने सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो फिर वो जल्दी से पैसे कमाने के लिए क्या करेगा, आतंकवादी बनेगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना। जो गलत पैसा कमा रहा है ना आज की दुनिया में, जो आप देखते हो कि आसपास अपने पड़ोस में जो मेहनत कमा रहा है बेचारा, वो 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नहीं खा पा रहा, परंतु जो रात दिन में एक रात में पैसे वाला बन गया, मतलब समझ रहे हो ना, कम मेहनत में पैसा वाला, तो देख लेना समझ लेना गलत काम कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि
देखो ना, मेहनत करने वाला आदमी दशक क्या सदियां लग जाती है भाई, एक एक पीढ़ियाँ गुजर जाती है पैसा वाला बनने के लिए। पर अभी आप मोस्टली अभी इस एरा में देख रहे होगे, आपके जो आसपास लोग हैं बहुत पैसे वाले बन जाते हैं। तो सट्टेबाजी कर रहे होंगे, कुछ क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई ड्रग्स को फैला रहा है, ये सब चीज़ें करते हैं। और क्या है, एक दिन में पैसे से ले बनते हैं। आतंकवादी संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता सहायता मिलना, जैसे अभी सोचो कि पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद करवाया, वहीं पे वो यूएन की सोचो कि सुरक्षा के मेंबर में उसी को सदस्य बना दिया गया। तो वो सारी चीज़ें होती है। आसानी से धन उपार्जन के लिए आतंकवाद और संगठित अपराध के बीच कुछ जो गठजोड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या आएगा, वही ड्रग्स वाला, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला और फिर आतंकवाद, इन दोनों में मैं बोला था ना, ये बहुत खतरनाक रूप अगर ऐसा रूप धारण कर लेता है तब। इस्लाम संकट में मैंने बोला था यूएसए इंडिया में अटैक करवाते हैं, अवैध गतिविधियाँ, चैरिटेबल ट्रस्ट, सरकारों से प्राप्त धन का ये गलत यूज करते हैं, कहाँ से पैसा आता है इनके पास, नकली मुद्रा का प्रयोग करना, जबरन वसूली, अपराध, तस्करी, इस्लामिक देशों से जिहाद के नाम चंदा लेना, ड्रग तस्करी से कमाई, भारतीय जाली मुद्रा के प्रसार से अन्य संगठित अपराधों के माध्यम से, ठीक है, इस्लामिक बम का ब्लैकमेलिंग करना, ठीक है, वहाबी विचारधारा को बढ़ावा देना, कट्टरपंथी विचारधारा, कश्मीर समस्या अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, पीओके के कारण नेता इंटरनेशनल दुष्प्रचार करते हैं, दंगों में अल्पसंख्यकों की सहार, ब्रेन वॉश करना, बाबरी विध्वंस उसको बार बार दिखाना, राजनीतिक वंचना, नरजातीय वंचना, सांपेक्षिक वंचना, ठीक है, अब ये सारी चीज़ें भी तो आती है। आर्थिक वंचना, प्रशासनिक वंचना रहेगी। अब देखो सबसे बड़ा कारण ये समझो कि क्या होता है ना, देखो जैसे इसलिए आजकल के सोशल मीडिया, जब मेरा तो पहला मानना है क्या ना, अभी प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया अगर यूपीएससी तैयारी करो चलाना नहीं चाहिए। पहली बात तो सोशल मीडिया दूर रहो जितना अच्छा रहता है। व्हाट्सअप टेलीग्राम भी चला रहे हो तो बहुत ध्यान से संभल के यूज़ करो, क्योंकि कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि अपन ऐसी चीज़ें भी शेयर कर देते हैं जिनके बारे में अपने को आइडिया भी नहीं है, परंतु वो चीज़ें कितनी खतरनाक साबित हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा बचना चाहिए। मेरा मानना है कि ज़्यादा से बहुत वेरीफाई करके यूज़ करना चाहिए आज के डिजिटल युग में। इसे ये बाबरी विध्वंस का ना आज भी इसका ब्रेन वॉश करने में इसका यूज़ किया जाता है कि देखो कैसे मस्जिद को गिरा दिया तो हमारा खून नहीं उखल रहा, मतलब समझ रहे हो इस तरीके से। अब देखो पहली बात तो क्या है, धर्म की कम समझ है, क्योंकि कोर वैल्यू है ना कोई नहीं जानता है, ये हकीकत बात है। अगर कोई ये बोलते हैं ना आतंकवाद धर्म के आधार पर, अरे धर्म पहली बात जानते ही नहीं है। वो कर्म कांड ये सब सारी चीज़ें, वो कोर वैल्यू प्रिंसिपल अगर कोई जानता है ना धर्म की, तो याद रख लेना वो कभी शांति को बढ़ावा देगा, कभी नहीं चाहेगा हिंसा वो। ठीक है, आचरण आजकल दिखावा हो गया है, ठीक है, आतंक भी वही हो गया है। तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत है कि आतंकवाद की कोई मतलब एक्सेप्टेड कोई डेफिनेशन ही नहीं है, यूएन ने कोई डेफिनेशन नहीं दिया है। तो सब अपने अपने आदत में, वही बता रहा हूँ ना, जैसे भगत सिंह अंग्रेजों के काल में आतंकवादी था, पर आज वो क्या हो गया, स्वतंत्रता सेनानी हो गया, सोचो। तो यही बात है ना कि आप आज जिनको आतंकवादी बोल रहे हो, नक्सलवादी बोल रहे हो सकता है कि कल वो आपके मुक्तिदाता हो। कौन जानता है ये चीज़। तो सजेशन क्या होने चाहिए आतंकवाद को नियंत्रण के उपाय और सुझाव। भारत को आंतरिक सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाने के साथ साथ सॉफ्ट स्टेट के स्थान पर स्ट्रॉन्ग स्टेट डिप्लोमेसी अपनाने की आवश्यकता है। अब देखो स्ट्रॉन्ग स्टेट क्या होता है, सॉफ्ट स्टेट तो क्या होता है कि भाई आप कूटनीति वार्तालाप को, ठीक है, बढ़ावा दो, बातचीत करो पाकिस्तान से, ठीक है, कल्याणकारी कार्यक्रम करो, वहाँ पे रोज़गार को बढ़ावा दो, ठीक है, कल्चरल डिप्लोमेसी खेलो आप, ठीक है, फिल्मों के द्वारा आदान प्रदान तक लोगों के जो मनों में जो विचारधारा हैं वो धूमिल हो, ठीक है, ये सॉफ्ट स्टेट होता है। स्ट्रॉन्ग स्टेट में आप जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर किया गया, ठीक है, पाकिस्तान को पानी पे रोक लगा दो, सिंधु जल नदी समझौता को किया गया, ठीक है, उसके बाद में उनको ग्रे लिस्ट में डला दो FATF की। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग स्टेट होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग निर्णय लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर कन्वेंशन, FATF, संयुक्त कार्य समूह, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोक लगा देना, ठीक है। त्रिस्तरीय रणनीति बनानी चाहिए। क्या क्या है भाई, पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, फिर राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए, फिर सामाजिक स्तर पर व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयास होने चाहिए। देखो सर यही मैं फिर बता रहा हूँ, इंडिविजुअल से प्रयास करने होंगे। आप पहले अपने लेवल पे मत करो, फिर समाज के, परिवार के लेवल पे, फिर समाज के लेवल पर, फिर राज्य के लेवल पर, फिर देश के लेवल पर, तब जाके सोल्यूशन बनेगा। ऐसे सिर्फ फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आता है, पर अपन उल्टा प्रयास करते हैं, पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, अरे उससे कुछ ही नहीं होगा, फिर राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक, पहले यहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सहिष्णुता को, भावना एवं भाईचारा को बढ़ावा देना पड़ेगा, राजनीतिक समन्वय करना पड़ेगा, महिला और सोशल मीडिया और सोशल मीडिया का संवेदनशील उपयोग होना। मैं वही बता रहा था, ये पॉइंट याद रखना ये चीज़। दूसरी बात, अपना एटलीस्ट, जैसे मैंने देखा है यूपीएससी तैयारी करने में भी, देखो
ये चीज़ हमेशा याद रखना। देखो 2 चीज़ें होती हैं, हो सकता है आज से 10 साल पहले मैं भी ऐसा ही था, परंतु आज तो मैं चलो ठीक है, मुझे नॉलेज मिला, ज्ञान मिला, आज तो मैं सुधर गया ना। लोग क्या होता है ना, ज्ञान आने के बाद में वही बने, गधे के गधे ही रहते हैं। जैसे आज भी अगर आप मोस्टली जैसे गाँव में जाओगे ना, जैसे मैं भी अपने गाँव में जाता हूँ, तो वो मुसलमानों के बारे में ऐसे बोलता है, कट्टर है, ये है, वो है। अब देखो, अगर उनका भाई ज्ञान सीमित है, उतना ही है, वो उतना ही बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं, पर पढ़े लिखे लोग, आईएएस की तैयारी करने वाले लोग, वो भी यही जब बोलते हैं, तो फिर क्या ही अंतर रह जाएगा भाई। तो सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पे हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो है धार्मिक आधार पर भेदभाव ना करें, टॉलरेंस को उल्टा बढ़ावा दें, एक दूसरे को धर्म को समझे, एक दूसरे को त्यौहार, उनका पर्व का सम्मान करें। मतलब अभी मैंने देखा उस दिन, मतलब देखो दुनिया मतलब किस लेवल पे चलती है। अभी जैसे बकरा ईद थी कुछ दिन पहले, शायद इसी महीने में थी, हाँ जून में थी ना। तो कुछ लोग स्टेटस लगा रहे हैं कि जैसे कि मतलब होता है ना, कुर्बानी वाला दिवस होता है, तो भाई उसके चलो सब एक दूसरे को चलो ईद की मुबारकें दे रहे हैं, चलो अच्छी बात है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साइड में स्टेटस लगा रहे हैं कि देखो बकरा ईद से ये नुकसान हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मतलब खुद खाएंगे ना तब क्लाइमेट चेंज नहीं दिखता है, परंतु जब कोई त्यौहार कोई मना रहा है तो उनको ऐसा लगता है, जलन होती है। ये मतलब बहुत गलत मानसिकता है। और हकीकत में बात बताओ ना, ये बात करते हैं हिंदुओं के खास तौर से, याद रखना उल्टा ना मांसाहारी है ना, पॉपुलेशन के देखो इंडिया में 80% हिंदू है, ध्यान से समझना है जी, और मुस्लिम लगभग 14-15% ही है अभी, ठीक है। हकीकत याद रखना, इनके कंपैरिजन में जो मांस खाने वाले हिंदू है ना, लगभग 10 या 20 गुना ज़्यादा है। और फिर पूरा क्लाइमेट चेंज का दावेदार इन्हीं को ठहरा देना, ये कहाँ तक न्यायोचित है। मतलब भाई इतने इलॉजिकल लोग इस दुनिया अगर में। वो खाएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे इतने सारे बकरा वगैरह? हाँ, अगर ये खाएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे ये सब? अरे बात वो नहीं, मैं समझो मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ, बात खाने वाने की नहीं है, बात ये है कि लोग कैसे विचारधारा के हैं कि इनका जब त्यौहार आ रहा है तो उस चीज़ का दावेदार इन्हीं को ही ठहरा देना। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि मेरा जो फैक्ट आप देख लेना चाहिए, हिंदू है ना उल्टा ज़्यादा खाते हैं भाई, पॉपुलेशन 80% है, सोचो ये लोग 14-15% ही है, माने चलो ये सारे के सारे खा भी रहे हैं, इधर 80% है, इसका अगर मान के चलो 50% भी लोग ही मांसाहारी खा रहे हैं, तो 40% हो गया ना, तो ये तो इनसे ज़्यादा 3-4 गुना ज़्यादा है ना। तो आप इससे इसको पता है, जब दिवाली आती है तब ये भी तो होता है कि दिवाली पॉल्यूशन ज्यादा होता है पटाखों के चक्कर में, ये भी तो अफवाह फैलती है। अरे वो सब चीज़ें हैं, पर मैं बता रहा हूँ कि ये ये एक मानसिकता समझो कि जैसे मान चलो उसमें तो हिंदू भी विरोध करते हैं ना आपका, वो बात भी था ना, यहाँ पे धार्मिक हिंसा वाली बात होगी ना। ठीक है, आगे देखो, मतलब देखो मेरा सिंपल से मानना है कि जब तक है ना सोसाइटी लेवल पे हार्मोनी बैलेंस नहीं होगी ना, कि भाई सबाई सी बात है, संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले जो इथिक्स में मैं पढ़ाऊँगा, सबसे पहले जो मुझे लगता है कि मेरे इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे मैंने बुक भी पढ़ी है बहुत सारी, तो मेरा मानना है कि सबसे पहले जो अभी आजकल क्या होता है कि ईद के दिन पे स्कूलों पे छुट्टी दे दी जाती है, ठीक है, दीपावली पे छुट्टी आ जाती है। मेरा मानना है कि स्कूलों में इसको उल्टा मनाना चाहिए, ईद हो, होली हो, दीपावली हो, स्कूलों में मनाना चाहिए, क्योंकि बच्चों में जब तक कल्चरल वैल्यूज ट्रांसफॉर्म नहीं होगी ना एक दूसरे के प्रति, तब तक नहीं होगा, तब तक देश नहीं बदला, तब तक फिर वही रहेगा हिंदू मुस्लिम कट्टर, ये वो फलाना ठिकाना, नहीं होगा चेंजेस। ये चीज़ हमेशा याद रखना। दूसरी बात है ना, मैंने एक चीज़ मेरे अपने जीवन में नोटिस किया कि जब तक आप लोगों के बारे में जानोगे नहीं ना, लोग यार मिलो तो सिरी, उनसे बातचीत करो, उनके धर्म के बारे में जानो तो सिरी, तब जाके आपके आपके ना बहुत सारी जो आपके बोलते हैं ना कि मतलब बहुत सारी भ्रांतियाँ है आपकी, वो दूर होगी। लोगों से मिलना चाहिए। इसलिए मैं बचपन से सोच के रखा था कि हाँ मुस्लिम में दोस्त बनाऊंगा, फिर मैंने 12th क्लास में दोस्त बनाया, फिर मैं कोटा गया, वहाँ दोस्त बनाया, फिर मैं कॉलेज में गया, तो मैं हमेशा मैं मतलब टच में रहा, मतलब मुस्लिम फ्रेंड मेरे हमेशा रहे। तो मेरा मानना है कि ज़रूर होना चाहिए, अगर नहीं होगे ना फिर आप हमेशा आप फिर वही समाज के कटे हुए हिस्से की तरह एकदम रहोगे, आपको लगेगा कि सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक प्रक्रिया सुदृढ़ और तीव्र हो, स्वाभाविक सी बात है कि क्या होता है जैसे मॉब लिंचिंग का हो जाता है, उस पर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को धार्मिक जो ये होता है उसमें बेचारे जो जिन्होंने कुछ किया नहीं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस प्रशासन के पर्याप्त संसाधन हो, राष्ट्रीय स्तर पर खुफिया तंत्र की सूचनाओं, आंकड़ों, विश्लेषण, जांच और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन जैसी कार्रवाई की आवश्यकता है। हाईटेक सूचना प्रणाली हो,
मीडिया जांच एजेंसियों का सहयोग करे, देश हित में गुप्त सूचनाओं को सार्वजनिक न करे तथा आतंकवादियों को महिमा मंडन न करे। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब 2008 में मुंबई में अटैक हुआ था ना, तो मीडिया क्या कर रही थी, उसका सब कुछ दिखा रही थी। और जो वो आतंकवादी वहाँ बैठे थे उनको पाकिस्तान से कॉल आ रहा था, देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा लोग बचे हैं, यहाँ से निकलो। इस कारण से है ना बहुत पुलिस वालों की मौत हुई थी, इसी कारण से, ओनली मीडिया के इस कारण से, अपना टीआरपी गेन करने के लिए। तटीय सुरक्षा को मजबूत किया जाए, बंदरगाहों एवं एयरपोर्ट की जांच प्रणाली सशक्त हो, देश में खाली पड़ी हवाई पट्टियों की मजबूत निगरानी हो, देश की सीमा पर चौकसी को आधुनिक सूचना तंत्र से जोड़ा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों के पास अत्याधुनिक संसाधन हो, अवैध प्रवासियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर देश से बाहर निकाला जाए, जनप्रतिनिधि वोट बैंक के बजाय राष्ट्र हित को महत्व दे। ये बात तो सही है कि अभी इलीगल माइग्रेंट जो आ रहे हैं, और मेरा मानना है कि यार देखो एक चीज़ याद रखना, ये सब वोट बैंक की राजनीति है। अब यार दिल्ली में बहुत सारे घर फोड़े गए, ठीक है, मुझे बताओ पहली बात तो ये देश में कैसे घुसे? अगर देश में इतना इजी घुसना तो फिर आतंकवादी भी कभी घुस सकते हैं, तभी मार रहे हैं लोग, तो इसका मतलब आपकी बॉर्डर सीमा पहले इसको मजबूत करो ना। गृह मंत्रालय को अधिक जिम्मेदार बनाया जाए, आतंकवाद पर राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जाए, ठीक है। संघीय जांच एजेंसी एनआईए को आतंकवाद, जाली करेंसी, आणविक प्रतिष्ठानों पर संभावित खतरे संबंधी सुरक्षा, विमान अपहरण, राजद्रोह, राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध जैसे सार्वदेशिक मामलों में सवै जांच करने का अधिकार हो। एनआईए की संपूर्ण सफलता तभी संभव है जब केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर समन्वय तथा प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, हर समस्या का समाधान है ये। कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन में आ जाए ना, ये पॉइंट जरूर लिख के आना, हमेशा दिक्कत रहती है। संस्थागत ढांचा हो, राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केंद्र हो, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, नेट ग्रिड हो, राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड, मल्टी एजेंसी सेंटर हो, मैक का पुनर्गठन हो, एनएसजी के 4 नए केंद्र मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद की स्थापना, तटीय सुरक्षा योजनाओं को नवीनीकरण करना, कानूनी रूपरेखा, टाडा, पोटा, गैर कानूनी गतिविधियां निवारण संशोधन अधिनियम यूएपी 1967 का है, मनी लॉन्ड्रिंग विधेयक, आधार कार्ड, भारत भी अपनी कानूनी प्रक्रिया में सुधार करे, निर्णय प्रक्रिया तीव्र हो, आतंकवादी को मृत्युदंड संबंधी निर्णय पर राजनीति न हो। सोचो कसाब को कितने साल तो बैठा के खिलाया गया। ठीक है, ट्रायल होना चाहिए, परंतु ऐसा भी नहीं है कि राजनीतिक मुद्दा बन जाए। विशेष न्यायालय, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट 1980, आतंकवाद निवारण एक्ट 2002, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी 2008, अन्य प्रयास, सर्जिकल स्ट्राइक जो अभी किया गया, ग्रैंड हाउंड की तर्ज पर विशेष कमांडो दस्ते बने, राज्य परस्पर समन्वय करे, प्रत्यर्पण संधि, खुफिया एजेंसियों से समन्वय, विश्व एकजुटता, समन्वित और समग्र प्रयास होने चाहिए। देखो सबसे पहले बात आती है वैचारिक उग्रता की। मैं बोला था ना, सबसे पहले गुस्सा आता है, फिर व्यक्ति बनता है आतंकवादी, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, फिर वो अलग देश या अलग राष्ट्र की मांग करता है। आतंकवाद खालिस्तान जैसे पाकिस्तान चाहता है कि अरे हाँ, जब मैंने उस टाइम है ना, जब भारत पाकिस्तान में चल रहा था, तो फिर मैंने देखा कि जाके वहाँ के मीडिया को सुना, तो वो मतलब क्या गजवाए हिंद करना चाहते हैं। गजवाए हिंद मतलब, गजवाए हिंद का मतलब ये है कि जो हिंदुस्तान है इस पर मुस्लिम शासन वापस स्थापित करना चाहते हैं वो लोग। ये है उनका टारगेट। उग्रवाद प्लस हिंसा आतंकवाद होती है, आतंकवाद प्लस जन समर्थन याद रखना अलगाववाद बन जाता है। रक्षात्मक प्रयास क्या होना चाहिए? वैचारिक आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हो, टेरर फंडिंग लगाम होने चाहिए, प्रौद्योगिकी दुरुपयोग को तकनीक से रोकना चाहिए। विकासात्मक प्रयास क्या करना चाहिए? अधोसंरचना का विकास करो, रोजगार को बढ़ावा दो, शासन में सहभागिता को बढ़ावा दो, मनोवैज्ञानिक प्रयास। अब देखो ये चीज़ें पॉइंट। रिवर्स प्रोपेगेंडा होना चाहिए, आत्मसमर्पण, एजुकेशन, अचीवमेंट, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, सैनिकों का त्याग, हेल्थ टच, घाव बनने की नीति, वास्तविक चेक होना चाहिए। कूटनीतिक प्रयास क्या होना चाहिए? वैश्विक सहमति, टेरर फंडिंग लगाम लगनी चाहिए, साइबर आतंकवाद खिलाफ ग्लोबल नेटवर्क तैयार करना है, इंटरपोल जैसी संस्थाओं को गंभीरता से लेना, याद रखना ये इंटरनेशनल पुलिस होती है। ऑनलाइन आयोग सत्यापन हो, सिविल सोसाइटी, गैर सरकारी संगठन इत्यादि की सहायता से तर्कसंगत और तार्किक जवाबदेही विचारधारा पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। मीडिया की सकारात्मक भूमिका निर्वहन, सुरक्षा जागरूकता, भाईचारा, NCTC की संकल्पना, सुरक्षा परिषद प्रस्ताव। अब ये मेन पॉइंट ये जरूर लिखना, ये एक पॉइंट। अब आतंकवाद जब मान के चलो इनके पास जो पैसे आते हैं भाई, उसके विरुद्ध आप कैसे क्या करोगे? तो सबसे पहले आतंकवादी कार्यों के लिए धन एकत्रित करना UAPA के तहत अपराध घोषित किया गया। ये अभी यहाँ याद रखना है चीज़। विमुद्रीकरण करना, ये इसीलिए किया गया था, याद रखना। नोटबंदी, वित्तीय आसूचना इकाई की स्थापना करना, नई मुद्रा में बेहतर सुरक्षा उपायों को लागू करना, ट्रैकिंग करने वाला सिस्टम लागू करना चाहिए। वित्तीय खुफिया इकाइयों के साथ सुरक्षा एजेंसियों की एकीकृत कार्रवाई करना, PMLA 2013 और 2018 को मजबूती प्रदान करना, आतंकवाद वित्त पोषण प्रतिरोधक
तथा FATA की सदस्यता और उसका मतलब ग्रे लिस्ट में डला दो पाकिस्तान जैसे था अभी अपन वापस से निकाल दिया गया अपन, गलत है। द्वितीय सेकेंड ARC रिपोर्ट में क्या बोला गया है इसके लिए, आतंकवाद के सभी पहलों से निपटने के लिए व्यापक और प्रभावी कानून ढांचा अधिनियम किया जाना आवश्यक है। साथ ही कानून में उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय होने चाहिए। ये चीज़ याद रखना। जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान समझना। जैसे मैंने बोला ना अभी कि नोट में एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा दो, उससे आप आराम से मोनिटाइज कर। पर देखो दिक्कत क्या है, चलो ये आतंकवाद के लिए तो लड़ने में सहायक होगा, परंतु लोग क्या करेंगे इसके निजता का मतलब समझ रहे हो ना, निजता उल्लंघन करने में लग जाएंगे लोग। तो वही होता है ना, कोई चीज़ सही उद्देश्य से बनाई जाती है ना, तो लोग उसका गलत उपयोग भी निकाल लेते हैं। ऐसे आपराधिक कार्य जिन्हें आतंकवादी कार्य माना जा सकता है की परिभाषा में अधिक स्पष्टता लाने की आवश्यकता है। आतंकवाद से संबंधित मामलों में मुकदमा चलाने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया जाना। आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के कार्य क्षेत्र को व्यापक बनाया जाए। आतंकवादी मामलों की जांच के लिए CBI के विशेष प्रावधान, ये प्रभाग का मतलब डिपार्टमेंट अलग से बने। आतंकवाद से संघर्ष करने में नागरिक समाज और प्रचार प्रसार की भूमिका बढ़ाई जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य पहलू क्या है आतंकवाद निरोधी तैयारी के मुख्य पहलू, विभिन्न माध्यमों से सूचना एकत्रित करना, फिर प्रशिक्षण कार्रवाई, जांच पड़ताल और अभियोजन, मतलब उनको सजा वजा दिलवाना, ये सबसे मेन टारगेट होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि अपन ट्रायल बेसिस पे छोड़ देते हैं लोगों को। आतंकवाद के साधन या उपकरण क्या है, परंपरागत साधन क्या था, पहले कैसे आतंकवाद था, लोगों को बंधक बनाना, अपहरण करना, भवनों पर बलपूर्वक अधिकार करना, हथियार, गोला बारूद, सुरंगों आदि के जरिए व्यक्तियों और संपत्ति पर आक्रमण करना। आधुनिक साधन क्या हो गया, नाभिकीय और जैविक हथियार हो गए, साइबर हमले कर रहे हैं, पर्यावरणीय आतंकवाद, रासायनिक हथियार, आतंकवाद, जिहादी आतंकवाद, ये बहुत खतरनाक रूप धारण करते जा रहा है, याद रखना ये चीज़। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर कन्वेंशन की आवश्यकता क्यों है, कि मतलब इंटरनेशनल सहमति बननी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल लेवल पर सहमति नहीं बन पाती है। उनको ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान के लिए जो आतंकवादी है वो वहाँ के जम्मू कश्मीर के स्वतंत्र लीडर है। तो यही होता है डिप्लोमेसी बनाना। जैसे ही जब लादेन ने अमेरिका पे अटैक किया ना, तब पता लगा अच्छा आतंकवाद भी कुछ चीज़ होते हैं। यूरोप में जब अटैक हुए तब इन लोगों को पता लगा, नहीं तो पहले तो बोलते दे रहे थे ये तो कुछ ही नहीं है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है ये मसला है, ये कुछ ही मुद्दा नहीं है। यह प्रस्ताव एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा जिसके तहत कोई भी हस्ताक्षरकर्ता देश आतंकवादियों आतंकी समूहों को धन और पनाहगाह नहीं प्रदान कर पाएगा। यह आतंकवाद की एक सार्वभौमिक परिभाषा प्रदान करेगा जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी सदस्य स्वीकार करेंगे। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, परंतु हाँ प्रयास करने चाहिए। सभी आतंकी समूहों को प्रतिबंध लगाने और आतंकी शिविरों को बंद करने के लिए प्रावधान, ये होगा नहीं कभी, याद रखना। सीमा पार आतंकवाद के मामलों में आतंकवादियों को प्रत्यर्पण का प्रावधान हो, जैसे अभी हुआ, याद करो, जैसे अमेरिका से लाया है ना अभी 2008 के हमले वाले व्यक्ति को। विदेशी फंडिंग, ड्रग और हथियारों का अवैध व्यापार नेटवर्क और विदेशी पर्यटक आगमन, FTA से संबंधित आंकड़ों को साझा करना, ये हो सकता है। इराक और सीरिया में घेराबंदी के बावजूद इस्लामिक स्टेट का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक सहयोग का समन्वय की आवश्यकता है। भारत क्या कर सकता है भाई, भारत को उन देशों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग करने का प्रयास करना चाहिए जो आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह के रूप में काम करते हैं। सबसे पहला काम, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य वैश्विक मंचों पर अपनी पकड़ और मजबूत करनी होगी तथा अधिक से अधिक देशों को इस कन्वेंशन का समर्थन करने के पक्ष में तैयार करना होगा। तो वही वैश्विक सहमति बनानी होगी। यदि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के मसौदे को अपनाया जाता है तो यह आतंकवाद को लड़ने से भारत के संकल्प की अभिव्यक्ति होगी। आतंकवाद की परिभाषा के संदर्भ में मौजूदा मतभेदों दूर करने के लिए मानव अधिकारों के उल्लंघन जैसे मुद्दों पर भारत को मुखर होने की आवश्यकता है। आज लगातार बढ़ते आतंकवाद का शिकार स्वयं आतंकवाद के प्रायोजक देश भी हुए हैं। पाकिस्तान में भी जैसे वो चिल्लाते रहते हैं वहाँ के, भारत इस विषय को उजागर करके ऐसे देशों की सोच में बदलाव ला सकता है और ला भी रहा है, ये चीज़ याद रखना। अभी अलग से टॉपिक मैंने बना दिया था, ऐसे कोई जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर आतंकवाद यूपीएससी ने पूछा है, 1-2 क्वेश्चन पूछे हैं, देखना जाके आपको मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद एक अलग प्रकार का, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग भी है ना सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जैसे कल याद करो NIA ने पकड़ा है, जो 2 लोग पकड़े हैं जो उन तीनों आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे थे। बैकग्राउंड क्या है, स्वतंत्रता से पूर्व, ठीक है। तो ये मैंने, अगर आप वो प्रधानमंत्री एपिसोड देखो तो वहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विलय और जन्म संग्रह मुद्दा बना, फिर कश्मीर का UN कन्वेंशन वाला, फिर जम्मू कश्मीर की संविधान सभा, शिमला समझौता 1970, अभी पाकिस्तान इसको रद्द कर दिया, याद रखना ये चीज़। स्टेलिन समझौता, सीमा पर लोगों की माल की मुक्त आवाजाही होती है, तुम्हें पता, लोगों की शादियाँ भी होती हैं वहाँ पे, पाकिस्तान में शादी होती है, जम्मू कश्मीर लोगों की आराम से। छद्म प्रॉक्सी वार खेलता है, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए छद्म युद्ध एक लंबी और सोची समझी रणनीति है जिसे प्रत्यक्ष युद्ध के माध्यम से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे सशस्त्र विद्रोह, गोरिल्ला युद्ध, राजनीतिक क्रांति और आज़ादी की लड़ाई। तो प्रॉक्सी वार लड़ता है वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, याद रखना।
सदन युद्ध की कार्यप्रणाली क्या होती है? भारत की छवि खराब करने के लिए पाकिस्तान और पीओके से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार करना। वहाँ ना जम्मू कश्मीर के लोगों को देखो कैसे भारत के मुसलमानों पर कैसा क्या करा, तुम्हारे साथ भी यही करेगा, इसलिए तुम भारत के खिलाफ विद्रोह करो। सीमा पार से आतंकवादियों को घुसपैठ करने की सुविधा प्रदान करवाना और भारतीय सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई में लगातार उलझाए रखना। यही तो चल रहा है जम्मू कश्मीर में। राज्य की धर्मनिरपेक्ष नींव पर हमला करना और घाटी से हिंदुओं का पलायन सुनिश्चित करने के लिए कट्टरपंथी इस्लामिक गतिविधियों का समर्थन करना। तो यही तो हुआ था, कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाल दिया गया। प्रत्येक मंच पर कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना और भारत को मुसलमानों के उत्पीड़क के रूप में प्रस्तुत करना। यही तो कर रहा है पाकिस्तान अभी। जम्मू क्षेत्र के मुस्लिम बहुल जिलों में आतंकवादी गतियों को बढ़ावा देना, सही समय आने पर स्वतंत्रता की लड़ाई के नाम पर कम तीव्रता वाले युद्ध को उच्च तीव्रता वाले युद्ध में बदलना। ये सोचो पूरा कितना स्ट्रेटेजी है ना। पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजी है 1000 कट वाली। उनको पता है कि भारत को हमें एक साथ, जैसे ध्यान समझना, एक में एक आपने जीवन में मान के चलो आपके सामने बहुत बड़ी चीज़ रखी है, जैसे मान के चलो खाना ही रखा आपके सामने, तो एक आपको पता है एक साथ तो मैं खा नहीं पाऊंगा, तो थोड़ा थोड़ा करके खाओगे ना आप, थोड़ा 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 करके धीरे धीरे आप खा भी लोगे सारा। वैसे उनका है कि भाई भारत को डायरेक्ट तो हरा नहीं सकते युद्ध में, तो क्या करो 1000 कट करो। 1000 कट पॉलिसी है उनका। जैसे एक व्यक्ति को मारना है डायरेक्ट, तो जैसे मान के चलो बहुत ताकतवर व्यक्ति है, आप उसको डायरेक्ट तो नहीं मार सकते ना आप लड़ाई उठा के फेंक देगा आपको। तो उससे सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको चाकू से मारो, हल्का सा काटो, फिर यहाँ से संभालने में लगे जब यहाँ से काट दो, फिर यहाँ संभाले तो यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो। तो पाकिस्तान की ये पॉलिसी है 1000 कट पॉलिसी, कि भारत को एक साथ तो हराया नहीं जा सकता, तो इस तरीके से करो। तो इसलिए तो करता रहता हूँ, प्रोपेगेंडा फैलाना, सांप्रदायिक दंगे फैलाना, आतंकवादी घटनाएं कर देना भारत में। तो ये सब सारी चीज़ें, तो जम्मू कश्मीर के मामले को अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, ये सब चीज़ें। कश्मीर में भारत सरकार के विकास उन्मुख कार्यक्रम क्या है? जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015, उड़ान परियोजना, भारत सरकार के प्रतिनिधि की नियुक्ति, रेलवे नेटवर्क की घाटी से जोड़ना जिसे अभी किया है, सड़क संरचनात्मक विकास कार्यक्रम, युवाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति परियोजना और शिक्षा के लिए, महिला सशक्तिकरण, उम्मीद युवा परियोजना, युवाओं के क्षमता निर्माण और रोजगार के लिए हिमायत परियोजना, भारत दर्शन कार्यक्रम, संपर्क परियोजना, उद्यमिता और सब्सिडी को बढ़ावा देना। ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, ये तो आजकल हर जगह ही चला जा रहा है। मानवीय कवच, ह्यूमन शील्ड, ठीक है, ये थोड़ा गलत था यूज। याद करो कि एक आतंकवादी था, उसको आर्मी वालों ने क्योंकि वहाँ से ना उनकी जनता निकलने नहीं दे रही थी, तो उन्होंने गाड़ी के आगे उसको रस्सी से बांध के फिर लेके गए, पर वो गलत था, सही नहीं है वो। प्लेट गन कश्मीरी पीड़ितों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन, उसमें बहुत डिबेट भी चली थी, बहुत खतरनाक डिबेट चली। इस पॉइंट को काट दे क्या फिर? क्या हो गया? इस पॉइंट को काट दे क्या, मानवीय कवच के नाम से जो है? हाँ, ये सही नहीं है, मतलब ठीक है सर, ये सही नहीं है पॉइंट, क्योंकि वो मानवाधिकार का मुद्दा बन जाता है उसमें, वो सही नहीं है, वो मामला थोड़ा ज़्यादा खराब हो जाता है चीज़ें, और वो सही नहीं है, मानवीय दृष्टिकोण से भी तो सही नहीं है ना वो चीज़। अब देखो, अब ये तो अपन ने देखा कि, अब देखो मैंने उस टाइम में आतंकवाद मैंने बोला था, तो अपन तो दो ही तरीके, जम्मू कश्मीर में वो वाला आतंकवाद देखो, उत्तर पूर्व में भी तो है। नागालैंड, यहाँ पे क्या दिक्कत है, नागा राष्ट्रीय समिति है, 9 क्षेत्रीय समझौता है, डॉक्टर इमांगलोंग आओ, ये नॉर्मल चीज़ें, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल है ऑफ नागालैंड, NCSN, IM है, इसाक मोयाक, ये इतना नहीं पूछेगा, पर पता होना चाहिए। नागा पीस अकॉर्ड हुआ था 2015 में। त्रिपुरा में CM मानिक सरकार है, मैंने बताया था ना इसके बारे में, बहुत अच्छा CM रहा, सोचो 1% भी करप्शन नहीं किया है, नॉर्मल इंसान है। अब तो शायद चेंज हो गया, अब तो BJP से कुछ ऐसे गवर्नमेंट आ गया वहाँ, मतलब अभी चेंज हो गया, अभी हट गया, 30 साल तक ये CM रहा था वहाँ पे। पर इस पर यह आरोप लगता है कि इसने विकासात्मक कार्य बढ़ावा नहीं दिया। ठीक है, ईमानदारी से सरकार तो चलाई, परंतु इसने क्या ही करोगे, यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर NLFT आतंकी संगठन, चकमा समस्या है, बांग्लादेशी प्रवासी भाषा संस्कृति पहचान संगठन है, आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, आंतरिक आवर्जन, बिहारी बंगाली का मामला भी है वहाँ पे। मणिपुर पर्ल ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखना, मोती मणिपुर को। यहाँ पे मैती 80% है, कुकी और नागा जनजाति 20% है। मणिपुर पीपल लिबरेशन फ्रंट है, आपसपा कानून को लेकर यहाँ पे इरम सरमल तो सोचो भूख हड़ताल पे बैठी रही थी बहुत सालों तक। मणिपुर के आतंकी म्यांमार में छिपना, इनर लाइन परमिट है यहाँ पे, याद रखना है, आप ऐसे नहीं जा सकते। आर्थिक नाकेबंदी है, नए जिलों की घोषणा है। असम में क्या दिक्कत है, संप्रदायवाद है, हिंदू वर्सेज मुस्लिम का मुद्दा वहाँ पे बहुत खतरनाक ज़्यादा है। अरे अभी वहाँ का CM तो और भी पागल है, तो सीधा बोलता है,
क्या ही करोगे, बीजेपी वाले ना जानबूझ के ऐसे लोगों को सीएम चुनते हैं। प्रत्यक्करण की नीति है अंग्रेजों के कारण क्षेत्रीय अस्मिता राष्ट्रीय अस्मिता से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए असम में कोड हुआ, याद रखना। बंगाल बिहार आवर्जन बांग्लादेशी शरणार्थी प्राकृतिक आपदा में अनदेखी है, आंसू संगठन, ये स्टूडेंटों का था यूनियन। असम समझौता हुआ था 1985 में। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, एनपीआर का मुद्दा अभी सीए विवाद है वहाँ पे। यूएलएफपी और एनडीएफबी का आतंकी संगठन गठजोड़ एनसीआर का मुद्दा है। कार्बी एंगलोंग मामला है, एनडीएफ की बोडोलैंड की मांग है। बोडोलैंड क्षेत्रीय समिति, उल्फा कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है बोडा समझौता कि वहाँ पे क्या चलता है थोड़ा, ताकि कभी आप करंट अफेयर में कुछ पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए। बोडोलैंड क्षेत्रीय प्रशासन क्षेत्र है, बोडोलैंड कोई मतलब नहीं। मिजोरम में क्या है, मिजो नेशनल फ्रंट नेता लाल डेंगा, यार रखना लाल डेंगा ऐसा था, मतलब सोचो कांग्रेस का ना वहाँ पे सरकार बन गई थी, पर वहाँ के उस सीएम को हटा के इसको सीएम बनाया गया ताकि वहाँ पे शांति आ सके। ये बोलते हैं राजनीतिक त्याग का एग्जाम्पल लेना हो तो यहाँ से ले। मिजोरम समझौता 1986, पादरी टी साइलो सीएम ललित नवाला राजनीतिक त्याग, हाँ ये याद रखना, इसका एग्जाम्पल इन्होंने राजनीति त्याग दिया था, सोचो इसको सीएम बनाने के लिए। मिजो विद्यार्थी संगठन, पूर्व का स्विट्जरलैंड, अंग्रेजी राज्य भाषा। समस्या क्या है, स्थानीय अधिकारों कानून पारित का 2015 में, भारत की संप्रभुता को चुनौती देना। नार्को टेरर केंद्र है, यहाँ पे बहु प्रत्यारोपण है, हमर रम की मांग पुनः उग्र होना। मेघालय में क्या है, गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी है यहाँ पे, मतलब वहाँ पे ना दिक्कत है नॉर्थ में, गारो हिल लिबरेशन आर्मी, वहाँ अलग अलग मतलब नरजाती विविधता बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में सीपीआई माओवाद, चकमा रेफ्यूजी है बांग्लादेश के। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उग्रवाद के क्या कारण है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने लिए, वो तो एक बेसिक था आपको जानने के लिए। यार सबसे पहला कारण है भौगोलिक विविधता, मतलब इतना मतलब ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है ना वहाँ पे, पहाड़ है चारों तरफ, पहाड़ मिलेंगे, जंगल है, कनेक्टिविटी के साधन है नहीं, तो विकासात्मक कार्य कैसे होंगे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक, ठीक है, सामरिक और आर्थिक सांस्कृतिक रूप से असुरक्षित है ये, तो एक तो छटा हुआ है, भारत का मेन लैंड से कोई लगाव नहीं है, लोग सोचो ना अब चिंकी पिंकी रिंकी बोलते हैं इनको, दिक्कत तो है ना। भौगोलिक जटिलता है, आर्थिक विकास का अभाव होता है, पर्वतीय इलाका करती है, घने जंगल है, ब्रह्मपुत्र की बाढ़ है, विकास न हो पाना, रेल रोड नहीं बन पाती, कनेक्टिविटी बहुत कम है, नरजातीय भिन्नता है, नरजातीय बहुल क्षेत्र है, मंगोलॉयड, चाइना, नॉर्थ ईस्ट, जनजातीय सांस्कृतिक भाषाई पहचान अलग है इनकी, भारतीय जीवन की मुख्य धारा में स्थान नहीं मिलना, जैसे साहित्य नहीं है, सोचो अपन इनके साहित्य पढ़ते हैं क्या, महापुरुष। अभी जाके मैंने है ना ये चीज़ नोटिस करना, मैं भी अभी जैसे मैंने बहुत सारी वेब सीरीज देख रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि अब नॉर्थ ईस्ट के जो है ना लोग, उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है वेब सीरीज़ में। मैंने बहुत सारी वेब सीरीज देखा, फिल्मों में अभी किया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब समझ रहे हो ना, ये समावेशन को दिखाता है, इंक्लूजिव को दिखाता है, तो पहले था ही नहीं ऐसा। सोचो कला संस्कृति, खेलों में भेदभाव होता था, सिनेमा में भेदभाव, पर आजकल देखो जैसे मीराबाई चानू एग्जाम वो लाई, ठीक है, तो ऐसे लोग हैं जो आ रहे हैं उधर से, नस्लीय हमला, सामुदायिक यौन हमले, उपवास, मजाक बनाया जाता है इनका, विकासात्मक वंचना है, राजनीतिक लाभ, ठीक है, उल्फा है, ये सबसे नीतिगत विफलता है, प्रशासनिक राजनीतिक शून्यता है वहाँ पे, स्थानीय नेतृत्व को महत्व न देना, अधोसंरचना प्रशासनिक संरचना का विकास न होना, शरणार्थी संकट है, जननांके के बिगाड़ रहे हैं, सांस्कृतिक आक्रमण है वहाँ पे, संसाधनों की लूट है, इस्लामिक टेरर बढ़ता प्रभाव है वहाँ पे, सोचो वहाँ पे भी बढ़ गया ये, रोहिंग्या बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठन आने से, शत्रुतापूर्ण पड़ोसी है, पाक है, चाइना है, अंतर्राष्ट्रीय सहायता, ठीक है, ऐतिहासिक कारण क्या है, राष्ट्रवादी भावना कम है वहाँ पे, अंग्रेजों की अलगाववादी नीति रही, तो अंग्रेजों ने ना उनको एकदम ऐसे होता है ना, आपके एक हिस्से को काट के बस फेंक दिया जाए, थोड़ा सा बचा है, ऐसा कर दिया था अंग्रेजों ने, मतलब मेन लैंड से उनको एकदम चारों तो बंद कर दिया था। सीमावर्ती अवस्थिति, सजातीय सीमा है, सेब पासे जो दूसरे देशों में छुपना, तस्करी को बढ़ावा मिलता है, आदिवासी आबादियों के बीच पृथकता में पिछड़ा होने की भावना है, म्यांमार की तरफ सीमा पर समान जातीयता है, कठिन भूभाग के कारण म्यांमार की सीमा के साथ आच्छादन है, सीमा पार से घुसपैठियों के कारण आबादी संबंधी ढांचे परिवर्तन है, अन्य भारतीय लोगों की से तथा देश के अंदर भागों से कटे होने की भावना, तो वही ये तो बार बार वही पॉइंट आ रहा है, फिर वही सब चीज़ें, सास के लोगों में व्यापक भ्रष्टाचार है, म्यांमार में इनस्टेबिलिटी है, अब म्यांमार में इनस्टेबिलिटी, लोग वहाँ के लोग यहाँ आ जाएंगे, ऐसी दिक्कतें रहती है, आदिवासी समुदाय में योग्य दिव्यदर्शी नेताओं का अभाव है, विकास बुनियादी सुविधाओं की कमी है, सशस्त्र तथा बारूद की प्रचुर उपलब्धता है, क्योंकि चाइना वाइना देश है ना सपोर्ट करते रहते ताकि भारत में ये फैलते रहे, विभिन्न दलों से राजनीतिक सहायता, वही गोल्डन क्रेसेंट और ट्रायंगल वाला के बीच अवैध मादक पदार्थों की तस्करी होती है। प्रयास क्या होने चाहिए,
संवैधानिक प्रयास क्या हुआ है? 5 से 6 अनुसूची का विकास करना। राजनीतिक समझौता, असम में मिजो समझौता, स्थानीय भाषाओं को स्वीकार किया गया है। संस्थागत प्रयास क्या किए गए हैं? उत्तर पूर्व जोनल काउंसिल बनाई गई है और 2001 में अलग मंत्रालय बनाया गया है। विकासात्मक प्रयास क्या है? विशेष राज्य का दर्जा देना, आर्थिक पैकेज, अधोसंरचना का विकास करना, रेलवे, विद्युत, सड़क, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उत्तर पूर्वी विजन 2020, आकाशपूर्ण जिला, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है। उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास योजना 2017 एमएसएमई सेक्टर से, अभी देखो सब पुराने हो चुके, ये हटा देना, परंतु ये जो कुछ कुछ है। सुरक्षात्मक रणनीति क्या है? सीमाओं को ताराबंदी करना, घेराबंदी या सैटेलाइट से सीमाओं की निगरानी करना, सिविक एक्शन प्लान, लोकल लोगों को दिल जीतना, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोकल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना, आपसपा को हटाना धीरे धीरे। 16 संगठनों को यूएपी एक्ट 1967 से प्रतिबंधित किया गया है वहाँ पे। स्थानीय पुलिस आधुनिकीकरण और सशक्तिकरण के लिए धन आवंटन एवं सीएपीएफ की 465 कंपनियां, 16 अभी इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना लिखो। कूटनीतिक प्रयास क्या होने चाहिए? पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध रखना, जैसे बांग्लादेश से किया था अपन, है ना। जिस भाई ये शेख हसीना का हटना भारत के लिए बहुत चिंता का कारण बन गया है। पहले अपन मतलब बहुत अच्छे संबंध थे, भारत ने, तुम्हें पता है, यहाँ से डायरेक्ट अपन नॉर्थ ईस्ट को जोड़ दिए थे, बांग्लादेश से रेल से, बस से जोड़ दिए थे, मतलब वापस अब सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। सूचनाओं का आदान प्रदान करना, भारत बांग्लादेश म्यांमार सीमा समझौता करना। सरकारी प्रयास, शक्ति का आनुपातिक उपयोग, संवाद और वार्ता को बढ़ावा देना, राजनीतिक स्वायत्तता देने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन करने होंगे। आदिवासी अधिकारों का विकेंद्रीकरण और संरक्षण करना होगा। पूर्व की ओर देखो नीति को पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए व्यापार सम्मेलन करना, प्रदेश ने और सेमिनार आयोजित करना, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देना। आतंकवाद को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम क्या होने चाहिए? बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होनी चाहिए, हमेशा याद रखना। संचार एवं संपर्क को बढ़ावा देना, मूलभूत ढांचे का विकास करना, उग्रवादी दलों के साथ बातचीत करना, प्रत्युत्तर के लिए केंद्रीय बल का बेहतर तकनीकी तथा राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना। ये मैं बोला था, ये पॉइंट हमेशा आएगा। सतर्कता के साथ विकेंद्रीकरण, आतंकवाद हमले मामलों को त्वरित निपटारा के लिए सख्त कानून होने चाहिए, त्वरित अपराध और न्याय प्रणाली होनी चाहिए, ये पॉइंट भी आजकल हर जगह आएगा। हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति होनी चाहिए, देश के अन्य भागों के साथ बेहतर सांस्कृतिक आदान प्रदान होना चाहिए, समग्र समावेशी विकास हो, सर्वत्र सरकार की दृष्टिगत उपस्थिति होनी चाहिए। आगे ये देखो, ये कुछ पॉइंट है, आपको हमेशा हर जगह मिलेंगे। देखो, प्रशासनिक कार्य क्षमता का विकास, जन कल्याणकारी सरकार बननी चाहिए। मणिपुर में, मेघालय त्रिपुरा में उच्च न्यायालय का निर्माण, क्षेत्रीय आकांक्षाओं का निपटारा होना चाहिए। मुख्य मामले क्या है? उत्तर पूर्व के नागरिकों प्रादेशिकपन या जातीय पक्षपात की भावना है। सशस्त्र बल विशेष अधिकार एक्ट 2012 का बोडो मुस्लिम संघर्ष भी है वहाँ पे। म्यांमार से रोहिंग्या मुस्लिमों का पलायन, इनर लाइन परमिट, आंतरिक वीजा, ये सारी चीज़ें हैं। बहुआयामी सुरक्षा उपाय में क्या क्या होना चाहिए? प्रभावी सीमा प्रबंधन, बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तो पूरे इंडिया लेवल पे होना बहुत जरूरी है। स्मार्ट बॉर्डर होनी चाहिए, क्षेत्रीय मंचों का सुदृढ़ीकरण जैसे सार्क, बिमस्टेक, राजनीतिक पहल होनी चाहिए, संयुक्त टास्क फोर्स होनी चाहिए, संयुक्त ट्रेनिंग होनी चाहिए, संयुक्त ऑपरेशन होने चाहिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा, क्षमता निर्माण, राजनीतिक भागीदारी, ये सब पॉइंट वही है जो अपन पढ़ चुके हैं। सामान्य उपाय क्या है भाई? विद्रोह के लिए विरुद्ध पुलिस और सैन्य कार्रवाई करना, विद्रोही संगठनों के साथ बातचीत और समझौता करना, विशेष आर्थिक पैकेज सहित अन्य विकास गतिविधियाँ करना, जैसे अभी त्रिपुरा में किया गया था वहाँ पे। ढांचागत विकास पर विशेष बल देना, जनजातियों के अधिकारों को संरक्षण करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि पूरा ट्राइबल एरिया है, याद रखना, नॉर्थ ईस्ट। पूर्वोत्तर में निवेश के अनुकूल वातावरण का विकास करना, स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन करना, इनर लाइन परमिट, आपसा, नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से भी धीरे धीरे इसको हटाया जाना चाहिए। अभी वही कारण है जो अपन उधर पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लो फटाफट। उत्तर पूर्वी राज्य विद्रोह के कारण क्या? सामाजिक सांस्कृतिक कारण, आर्थिक कारण, सरकार संबंधी कारण और अन्य कारण। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक क्या है भाई? बहुजातीय क्षेत्र है, मायोवर्ग की समझ जनजातियों की, इंदिरा आदिवासी प्रतियोगिता है, जनसंख्या के परिवर्तन है, सीमा पार जनजातीय समानता है। आर्थिक कारण क्या है? बेकार अवसंरचना है, आर्थिक विकास का अभाव है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन है। सरकारी संबंधी कारण क्या है? एकांतता का अनुभव है, हानि तथा शोषण, आपसवा, इंडियन आर्मी का अधिकतम महसूस करना। पहला आपसवा कानून को धीरे हटाना चाहिए भाई, वो गलत है। राज्य द्वारा संरक्षण अभाव, राज्य में स्थिर अराजकता, स्वायत्तता का मुद्दा और धीमी नीति की गति होनी चाहिए। अन्य कारण आंतरिक विस्थापन है, बाह्य संयोग की कमी है, ठीक है, कठिन भौगोलिक स्थिति व दशाएं हैं, हथियार, शस्त्र, ड्रग्स की आसान से सप्लाई मिल जाती है, समय क्षमताओं का बढ़ना, मीडिया का ध्यान नहीं है वहाँ पे, आतंकवादी संगठन में परिवर्तन, अलगाववादी संघर्ष, नजाती संघर्ष, उप क्षेत्रीय संघर्ष, ये सारे संघर्ष भी बने हुए हैं वहाँ पे। तो आपका आतंकवाद कंप्लीट हो गया है।
ये दोबारा वो आ गया क्या आंतरिक सुरक्षा वाले, ये मैंने उधर से बनाया था जो। चलो ठीक है, छोड़ो, यहाँ देख रहे हैं। तो आतंकवाद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है कर लेना, बन जाएंगे सारे क्वेश्चन, तो लिख लेना, कल धीरे धीरे लिखते रहो। एक एक घंटे क्लास अब धीरे धीरे लोग आएंगे तो बढ़ाएंगे। पर अभी जो आतंकवाद कंप्लीट हो गया आपका, कम से 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लिख लेना, साथ के साथ लिखते चलो टॉपिक वाइज, तो बर्डन नहीं पड़ेगा, खत्म हो जाएंगे पीवाई को साथ के साथ करते चलोगे। जो नहीं लिख रहा है तो भूल जाओ, फिर आपकी फिर कुछ तैयारी चल रही है। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ बोलो। रिकॉर्डिंग अभी हो रही है या बंद हो गई? लो बंद कर दिया, अब बोलो। सर जैसे आप कह रहे हो कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में मतलब शादियां वगैरह भी होती हैं,